हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना रिलेशन फंक्शन की नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमने रिलेशन की कुछ थ्योरी पार्ट हमने पढ़ लिया है। जो 12th क्लास का हमारा रिलेशन पार्ट है उसका थ्योरी पार्ट हमने पढ़ लिया है। हमने रिलेशन के कुछ टाइप पढ़े हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम एक्सरसाइज जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड अब एक्सरसाइज करेंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल भी पढ़े हैं। सारे टॉपिक अच्छे से पीछे क्लियर करने के बाद फिर आप ये एक्सरसाइज करेंगे। देखो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ज़्यादातर 11th क्लास से रिलेटेड है। इसका काफ़ी कुछ आप 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो। देखो आपको एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है ए सेट के ऊपर। क्वेश्चन के अंदर ए सेट गिवन है और रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। हमें चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कौन सा है। ठीक है, या तीनों है। तो हम चेक करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रिलेशन की क्या प्रॉपर्टी है? ये रिलेशन की प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्स जो ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन के, वो उनके बीच में उनके कंपोनेंट के बीच में ये रिलेशन होना चाहिए। आप इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, y जो है वो 3x के इक्वल है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, y 3x के इक्वल है। तो अगर आप रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में चेंज करोगे तो एलिमेंट क्या आएंगे? इसका मतलब ये है कि अगर x 1 है तो y क्या होगा? 3 होगा। y जो है वो x का 3 टाइम्स है। ठीक है, ऐसे ही अगर x 2 होगा तो y कितना आएगा? 6 आएगा, 3 टाइम्स। ऐसे ही अगर x 3 होगा तो y 9 आएगा। ऐसे ही अगर x 4 होगा तो y 12 आएगा। ऐसे ही अगर x 5 होगा तो y 15 आएगा। पर ये एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 15 तो इस सेट के अंदर है ही नहीं। इसके अंदर जो रिलेशन है हमारा वो ए सेट से ए सेट तक है। ए सेट से ए सेट का मतलब ये है कि जो पहले वाला कंपोनेंट है वो भी ए सेट में बिलोंग करना चाहिए और दूसरा कंपोनेंट है वो भी ए में बिलोंग करना चाहिए। तो बाद वाला कंपोनेंट अगर मैं 5,15 लेता हूँ तो 15 ए सेट में नहीं आ रहा है, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो इसके अंदर सिर्फ ये 4 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल लेनी चाहिए रिफ्लेक्सिव। वैसे रिफ्लेक्सिव है नहीं है, पर नॉट रिफ्लेक्सिव लिख लो या रिफ्लेक्सिव लिख लो। हेडिंग डाल दी आपने रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? रिफ्लेक्सिव के लिए इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये सारे आने चाहिए। और नहीं के लिए कोई भी एक ना आ रहा। वैसे तो इसमें कोई भी नहीं आ रहा है, पर नहीं के लिए हम कोई भी एक एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। याद रखना, किसी चीज़ को डिस्प्रूव करना है तो सीधा लिख देते हैं हेयर 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, सेकंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है? अगर x कोमा वाई बिलोंग कर रहा है तो y कोमा एक्स भी बिलोंग कर रहा है। तो हम चेक करते हैं, किसी भी एक के लिए चेक कर लेते हैं। 1 3 तो कर रहा है पर 3 1 नहीं कर रहा है। ऐसे किसी के लिए भी नहीं कर रहा, पर डिस्प्रूव करने के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम्पल बहुत है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हेयर 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। इस तरीके से लिख देते हैं अगर डिस्प्रूव करना हो तो। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में कैसे? देखो ये दो पेयर हम ले लेते हैं। 1 3 बिलोंग कर रहा है, 3 9 कर रहा है। अगर 1 9 भी कर रहा होता तो ये ट्रांजिटिव हो जाता। ठीक है, पर 1 3 कर रहा है, 3 9 कर रहा है, बट 1 9 तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे ट्रांजिटिव, हेडिंग डालेंगे। ट्रांजिटिव हेयर 1 3 बिलोंग्स टू 1 3 एंड रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी हम चेंज कर चुके हैं, 3 9 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसलिए क्यों बिलोंग कर रहे हैं वो कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए पहले रोस्टर फॉर्म में कर लिया था। तो दैट इम्प्लाइज बट सॉरी बट 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 9 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। दैट इम्प्लाइज
आर इज नॉट ट्रांजिटिव। सीबीएसई में जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो ये बात बड़ा मैटर करती है आपने कैसे उसका सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। तो थोड़ा जिस तरीके से लिखवाया जा रहा है उस बात को फॉलो करना, नहीं तो कुछ मार्क्स कट जाएंगे। बाकी जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हो फिर तो आपकी नॉलेज है, वहाँ तो आपको बस सिर्फ ऑब्जेक्टिव वे में आंसर देना है या ऑप्शन चूज करना है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो पर देना तो उसका रीज़न प्रॉपर करने का तरीका, एग्जाम्पल से कैसे किसी चीज़ को डिस्प्रूव किया जाता है वो ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम। नेक्स्ट, ये सारे आपको 11th क्लास के एग्जाम्पल मिलेंगे पर 12th में भी यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे फिर वही हम एक रिलेशन आर को पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। रिलेशन कैसा है, नेचुरल नंबर के सेट पे है, मतलब एक तरह से रिलेशन जो है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक है। तो करते हैं, क्या कंडीशन दे रखी है, एक्स वाई जो है वो एक्स से 5 ज़्यादा है, मतलब एक्स अगर 1 है, 1 से स्टार्ट करेंगे, नेचुरल नंबर है ना, तो एक्स अगर 1 है तो वाई 6 होगा, क्योंकि y जो है वो x से 5 ज़्यादा है। ऐसे ऐसे ही अगर x अगर 2 है, ठीक है, तो y कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x अगर 3 है तो y हो जाएगा 8, ठीक है, क्योंकि x से 5 ज़्यादा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर x की एक बाउंडेशन दे रखी है, x 4 से कम रहना चाहिए, तो इसका मतलब इसके अंदर 3 ही एलिमेंट आएंगे, यही बात हमें ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। अगर बाई चांस ये बात ना दे रखी होती तो इसके अंदर और भी एलिमेंट आते, 4,9 भी आता, 5,10 भी आता, सारे आते, पर एक्स की भी इस क्वेश्चन के अंदर बाउंडेशन है तो 3 ही एलिमेंट आएंगे। आप बड़ी आराम से आप देखोगे रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि बिकॉज 1,1 नॉट बिलोंग्स टू, पिछले वाले पार्ट की तरह आप कर सकते हो। अब दूसरा 1,6 बिलोंग कर रहा है बट 6,1 नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। और तीसरा पार्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, तीसरा पार्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वाले पार्ट को थोड़ा समझना। आप पहले दो पार्ट सोचे दोगे बड़े आराम से, आपको लग रहा होगा सर ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव पहली बात तो होता कब है, होता जब है कि जब ए कोमा बी एंड बी कोमा सी, ये इस क्वेश्चन में लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं, ए कोमा बी, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर implies ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ऐसे में क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है, ठीक है। ट्रांजिटिव कब नहीं होता, जब ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर बट ए कोमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसे में ट्रांजिटिव नहीं होता है, ठीक है। अब तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना कि अगर ऐसा कोई पेयर ही एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, इफ नो सच पेयर्स एग्जिस्ट, अगर ऐसे कोई पेयर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे ए से बी से सी, तो दैट इंप्लाइज उस केस में भी आर ट्रांजिटिव होता है। ये बात आप याद रखोगे, ये बात आप समझना कि तो भी, क्योंकि इसका मतलब उस स्टेटमेंट की नेगेशन नहीं हुई, जब हमारे पास इसकी जो गिवन पार्ट है वो ही नहीं हो रहा है तो अब आगे वाले से हमें होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आप याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है ये। तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा पेयर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 1 से 6, 6 से कुछ नहीं है, 2 से 7, 7 से कुछ नहीं है, 3 से 8, 8 से आगे कुछ नहीं है। तो इस वाले केस में हम क्या देंगे यहाँ पे जवाब, हेयर, बस यहाँ पे क्या है, हेयर आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या होगा यहाँ पे, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। इसका रीजन आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन दे सकते हो, बिकॉज ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर implies a comma c belongs to R for all ABC, for all ABC belongs to N, ठीक है। ये सीधा इसका आंसर दे सकते हो यहाँ पे, क्योंकि गलत की स्टेटमेंट को, गलत जो चीज करने वाली है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। गलत जब होती जब ये तो एग्जिस्ट कर जाते पर ये एग्जिस्ट ना करता,
ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। पर जब यही नहीं है तो इससे हम कोई उम्मीद इसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसे केस में भी ट्रांजिटिव होता है ये। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे सेकंड पार्ट के अंदर। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट का हम रिलेशन को पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो सेट हमें ए दे ही रखा है, ए सेट से ए सेट तक है। y इज डिविजिबल बाय x, तो इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो y इज मल्टीपल ऑफ x। ये मल्टीपल वर्ड ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, y इज मल्टीपल ऑफ x। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 रखता हूँ, थोड़ा सा हमारे दिमाग में एक बात जरूर आती है कि y जो होगा x से बड़ा होगा। ठीक है, मल्टीपल है, बड़ा होगा, तो बड़ा मतलब मल्टीपल की सेंस में कह रहा हूँ। तो अगर x 1 है तो 1 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 का मल्टीपल 2 भी हो सकता है, 1 का मल्टीपल 3 भी हो सकता है, 1 का मल्टीपल 4 भी हो सकता है, 1 का मल्टीपल 5 भी हो सकता है, 1 का मल्टीपल 6 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्या आएगा, 2, 2 का मल्टीपल 2 होता है, 2 का मल्टीपल 4 होता है, 2 का मल्टीपल 6 होता है। ऐसे ही नेक्स्ट 3, 3 का मल्टीपल 3 होगा, 3 का मल्टीपल 6 होगा। ऐसे ही 4, 4 का मल्टीपल तो 4 ही है इस सेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे ही 5 का मल्टीप्लाई 5 है और 6 का मल्टीपल 6 है। ठीक है, तो इसके अंदर रिलेशन को हमने रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, अब हमें करना है कि चेक करना है उन तीनों में से कौन सा है कौन सा नहीं है रिफ्लेक्सिव। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे, देखो 1,1 भी कर रहा है, 2,2 भी कर रहा है, 3,3 भी कर रहा है, 4,4 भी कर रहा है, 5,5 भी कर रहा है, 6,6 भी कर रहा है। मतलब सब पेयर, हर एलिमेंट अपने खुद से क्या है, रिलेटेड है। तो बस आप कॉमन डेफिनेशन दोगे यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव की होती है, हेयर ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब इसका मतलब यही है कि ए के हर एलिमेंट के लिए हर एलिमेंट अपने खुद से रिलेटेड है। रोस्टर फॉर्म से पता चल रहा है। दैट इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। असल में ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ही लिख दो, जब हो जाए ना तो डेफिनेशन लिख दो, पर रोस्टर फॉर्म में चेंज हमने ऑलरेडी कर लिया हो पहले। ठीक है, ये हो जाएगा। एक तो मेथड देखो इसका ये हो गया एग्जाम्पल का यूज करके। बाकी इसका एक दूसरा मेथड भी आप देख लो कैसे रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, आपको पता होना चाहिए। अनदर मेथड, ठीक है, अनदर मेथड है कि हम यहाँ पे क्या है, हेयर हमें अच्छे से पता है, हेयर कोई भी नंबर खुद जो ए जो होता है इज डिविजिबल बाय ए। मैंने रिफ्लेक्सिव को प्रूव करने का एक मेथड बताया था। जो ये हमारी प्रॉपर्टी है रिलेशन की, इसके अंदर दोनों एलिमेंट को सेम रख के एक बार चेक करो, दोनों की जगह ए रख दो जरा एक बार, ए इज डिविजिबल बाय ए। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। ए इज डिविजिबल बाय ए सबको पता होता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिख दो, ए इज डिविजिबल बाय ए। इसका मतलब क्या होगा, दैट इंप्लाइज ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होता है फॉर ऑल A belongs to A, that implies R is reflexive। नीचे वाले मेथड से अगर आप करते हो तो आपको इस रोस्टर फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बस इधर लिखोगे कि A कोमा ए आर में क्यों बिलोंग करता है, उसका मीनिंग लिखोगे बिकॉज A इज डिविजिबल बाय A। हर वो पेयर जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है वो R में बिलोंग करता है। ये बात हमें समझनी है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक। वैसे तो सिमेट्रिक हमारे पास, पहले तो मैं इसको एग्जांपल से करता हूँ, बाकी कॉमन मेथड भी बताता हूँ। ठीक है, आगे किसी और क्वेश्चन में भी काम आ सकता है। तो यहाँ पे किसी भी हम एक को उठा लेते हैं। हेयर 1,2 बिलोंग कर रहा है, पर 2,1 नहीं नजर आएगा आपको। हेयर 1,2 बिलोंग्स टू आर, बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, दैट इंप्लाइज वी कैन से आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक नहीं है। अब इसका जो दूसरा मेथड भी हम पढ़ लेते हैं। अनदर मेथड को हम डेफिनेशन देखते ही हम बता देते हैं कि है नहीं है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तब होता है, वैसे सिमेट्रिक जब होगा जब
सिमेट्रिक जब होगा जब y की जगह x और x की जगह y रिप्लेस कर दे तो इस स्टेटमेंट पे कोई अफेक्ट ना आए। ठीक है, जैसे अगर मैं कह दूं y इज डिविजिबल बाय x, पर इसको उल्टा लिख दूं x इज डिविजिबल बाय y, तो दोनों का मीनिंग चेंज हो गया। x इज डिविजिबल बाय y और y इज डिविजिबल बाय x, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक आएगा नहीं, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। पर इसी बात को हम लिखेंगे कैसे? ठीक है, लेट सिमेट्रिक प्रूव करने का मेथड बता चुका हूँ। सिमेट्रिक के लिए कोई भी एक पेयर लेके चलते हैं। लेट x, y बिलोंग्स टू r। अगर y, x बिलोंग्स टू r आ जाएगा तो इसका मतलब नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? दैट इम्प्लाइज y इज डिविजिबल बाय x। ठीक है, विच डज नॉट मीन्स, विच डज नॉट इम्प्लाइज, ठीक है, इसका मतलब x इज डिविजिबल बाय y, ये ऐसा नहीं होगा। डिविजिबल बाय वाई ऐसा नहीं होता। दैट इम्प्लाइज क्या होगा? तो विच डज नॉट इम्प्लाइज, दोबारा लिख देंगे, विच डज नॉट इम्प्लाइज एक्स कोमा सॉरी वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? दैट मीन्स हम कह सकते हैं दैट इम्प्लाइज एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, डज नॉट इम्प्लाइज, इम्प्लाइज को काट देते हैं, डज नॉट इम्प्लाइज वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, इससे ऐसा नहीं हो रहा है, तो दैट इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। नहीं के लिए कोई सा भी मेथड आप यूज कर लो, एग्जाम्पल भी, पर प्रूव करने के लिए आपको ये जो सेकंड मेथड बता रहा हूँ ना, ये यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, अलग अलग बातें सीखेंगे। नेक्स्ट अब इसके अंदर आ जाता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हम एक बार चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव क्या होगा देखते हैं। इसके अंदर क्या है, थोड़े पेयर, कुछ पेयर आप चेक कर लो यहीं से ही। 1,2 कर रहा है, 1,2 कर रहा है, और 2,4 कर रहा है, तो क्या 1,4 भी कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, वैसे भी डिविजिबल वाले जो होते हैं ना, ट्रांजिटिव होते हैं। ए बी का डिविजिबल है, बी सी का डिविजिबल है, तो ए बी सी का डिविजिबल, ए बी सी से डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसा हम थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे, आपको पता चल जाएगा, पेयर चेक करोगे आपको पता चल जाएगा डिविजिबल है ये। पर फिर भी यहाँ पे अगर है तो आपको अच्छे से पता है, अगर है तो हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, हमें साफ नजर आ रहा है यहाँ पे हेयर, बस डेफिनेशन लिख दो। एक मेथड तो यही है, हेयर ए कोमा बी, आप देखोगे सब पेयर में ऐसा हो रहा है, कुछ पेयर चेक कर लो, नहीं वाला मिल जाए तो ट्रांजिटिव नहीं है, वैसे हो रहा है तो ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, implies implies ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ये वो चीज़ है जो हमने चेक कर ली है, उसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, दैट implies आर इज ट्रांजिटिव। पर अच्छा मेथड क्या है इसका, जो मैं अभी करा रहा हूं, इसका अनदर मेथड, मेथड ये वाला ज़्यादा अच्छा है कि ये हमें पता होना चाहिए। इसके लिए क्या है, इसका ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए मेथड होता है, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू सॉरी ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। और हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव। इस बात पर थोड़ा ज़्यादा, इस मेथड पर ज़्यादा ध्यान देंगे हम। टू प्रूव, डिसप्रूव के लिए तो एग्जाम्पल बेस्ट होता है, पर प्रूव करने के लिए ये वाला मेथड बेस्ट होता है। टू प्रूव ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो हम इसको लेके चलते हैं, दैट इम्प्लाइज ए कोमा बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी इज डिविजिबल बाय ए, या हम कह सकते हैं बी इज मल्टीपल ऑफ ए, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा? सी इज डिविजिबल बाय बी। ठीक है, डेफिनेशन रिलेशन की प्रॉपर्टी है, उससे होगा। तो बी अगर ए से डिविजिबल है, बी ए का मल्टीपल है, तो हम कह सकते हैं बी इज इक्वल्स टू एम ए। बी किसके इक्वल हो जाएगा? एम ए के इक्वल हो जाएगा, एंड यहाँ से सी इक्वल टू हो जाएगा एन बी। ठीक है, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन बी। अब बी की वैल्यू जो एम ए है उठा के यहाँ पे रख दो। ठीक है, दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सी इज इक्वल्स टू, बी की वैल्यू उठा के हमने पुट कर दी, एन इंटू बी की वैल्यू क्या है? एम ए है, उठा के रख दी हमने वैल्यू,
तो हम कह सकते हैं दैट इम्प्लाइज सी इज इक्वल्स टू एम एन ए। तो बात तो वही होगी, दैट मीन्स सी इज मल्टीपल ऑफ ए का मल्टीपल आ गया, तो दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं सी इज डिविजिबल बाय ए, सी ए से डिविजिबल है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ये रिलेशन क्या की प्रॉपर्टी है, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव। कुछ ही एग्जाम्पल है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, डिविजिबिलिटी वाला इंपॉर्टेंट होता है। सेट जो मर्जी आ जाए, आप कभी भी इस तरीके से डिविजिबल वाला हो तो आप याद रखना हमेशा डिविजिबल वाला जो रिलेशन है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव मिलेगा, सिमेट्रिक नहीं मिलेगा कभी भी, ठीक है, और ट्रांजिटिव भी मिलेगा। सेट जो मर्जी हो, ए सेट जो मर्जी हो, ए सेट ना भी दे रखा हो, नेचुरल नंबर का सेट हो तो भी ऐसा ही होगा, ठीक है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। डिविजिबल में उल्टा हो तो भी, x इज डिविजिबल बाई y हो या y इज डिविजिबल बाई x हो, ठीक है, रिफ्लेक्सिव जरूर मिलेगा, सिमेट्रिक नहीं मिलेगा, ट्रांजिटिव मिलेगा। मेथड यही चलेगा जो मैंने कराया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट के अंदर आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर सेट तो कोई इनफाइनाइट सेट है, तो इसको उस फॉर्म में लिखने से का कोई फायदा नहीं है रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। हम इस पहले प्रॉपर्टी को समझेंगे। क्या दे रखा है इसके अंदर, रिलेशन के अंदर एक बात ये दे रखी है, x कोमा वाई बिलोंग्स टू r, ठीक है, इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई इज इंटीजर। दोनों तरफ से इस बात को समझेंगे। अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर आर में जब बिलोंग करता है, जब उनका जो डिफरेंस है, पेयर के जो कंपोनेंट्स है उनका डिफरेंस है वो इंटीजर हो, ठीक है। अब इससे उल्टा भी, अगर किसी दो इंटीजर्स का डिफरेंस अगर इंटीजर है तो दैट मीन्स उनका जो पेयर आएगा वो आर में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव। हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं इसको। रिफ्लेक्सिव में आप खुद ही सोचो, यहाँ पे मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव चेक करने का सबसे अच्छा तरीका कि दोनों जगह सेम रख दो, ये एक्स एक्स कर दो। एक्स माइनस एक्स क्या होता है, तो चेक करो क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। एक्स माइनस एक्स जो होता है जीरो होता है, और जीरो इंटीजर होता है, मतलब सेटिस्फाई हो रही है। तो वही बात हम यहाँ पे लिख देते हैं, हेयर ए कोमा ए हेयर, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, हेयर ए माइनस ए जीरो आएगा, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय, सॉरी विच इज इंटीजर, विच इज इंटीजर। इंटीजर की प्रॉपर्टी पूछी है, ये इंटीजर है, तो दैट मीन्स अगर ए कोमा ए जैसे जिन का डिफरेंस इंटीजर हो तो वो पेयर जरूर बिलोंग करता है। तो ए कोमा ए माइनस ए अगर इंटीजर है तो ए कोमा ए जो है जरूर बिलोंग करेगा आर के अंदर, ठीक है, ऐसा है। फॉर ऑल, ये भी लिख देते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज हम कह सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। सारे एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इन सारी प्रॉपर्टीज की, इनकी जो डेफिनेशन है वो अच्छे से याद हो जाएगी, बड़े अच्छे से आप लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक। नेक्स्ट इसके अंदर आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर क्या होगा देखते हैं। सिमेट्रिक के अंदर हम यहाँ पे इसको इंटरचेंज करके देख लेते हैं। अगर इंटरचेंज करने से प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो सिमेट्रिक है। क्या होगा, अगर x की जगह y की जगह x रख लो, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो क्या y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा, बिल्कुल होगा। x माइनस वाई इंटीजर है या y माइनस एक्स इंटीजर है, नेगेटिव ही तो होगा, इंटीजर तो फिर भी रहेगा, तो भी क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा प्रॉपर्टी के ऊपर, लिखेंगे कैसे, पर सिमेट्रिक प्रूव करने का मेथड हमारा वही है। एक एक पेयर लेके चलते हैं कोई भी, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अगर ए कोमा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इज इंटीजर। प्रॉपर्टी कह रही है ए माइनस बी इंटीजर है, तो क्या इसका उल्टा कर सकते हैं,
दैट मीन्स बी माइनस ए बी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। बिल्कुल ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। नीड नोट एम्प्लाइज नहीं आएगा, इम्प्लाइज आएगा यहाँ पे। तो दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं बी माइनस ए इंटीजर है, दैट मीन्स बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। बी कोमा ए कहाँ बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। तो दैट इम्प्लाइज बी कोमा ए आर में बिलोंग कर रहा है, तो दैट इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक। आर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या, ट्रांजिटिव हमें प्रूव करना है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग है, एक एक चीज जो है ये डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से सीबीएसई में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मेथड आपको पता होना चाहिए। लेट ए कोमा बी, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, और हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो दो दे रखे हैं तो यहाँ पे लिख के चलेंगे, दैट इम्प्लाइज ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो दैट मीन्स ए माइनस बी, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी माइनस सी, दोनों ही इंटीजर होंगे, एंड बी माइनस सी आर इंटीजर्स। अब दो इंटीजर्स का सम इंटीजर ही होता है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है, कट जाएगा। तो दैट मीन्स ए माइनस सी इंटीजर हो जाएगा, ए माइनस सी इज इंटीजर। जब ए माइनस सी इंटीजर है तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि जब ए माइनस सी इंटीजर है तो ए कोमा सी जिनका डिफरेंस इंटीजर हो तो वो पेयर बिलोंग करता है, दैट मीन्स ए कोमा सी आर के अंदर बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। तो अगर ए कोमा सी आर के अंदर बिलोंग कर गया तो दैट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव। हर एग्जाम्पल से, आने वाले एग्जाम्पल्स में क्वेश्चंस में हेल्प मिलने वाली है आपको हर क्वेश्चन से, तो हर चीज़ को समझेंगे। कभी भी डिफरेंस अगर क्वेश्चन आएगा तो सारे ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। तो दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं अगर ये ट्रांजिटिव है तो दैट इम्प्लाइज तीनों सारी चीज़ें होगी ना, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी हो गया, तो सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो दैट इम्प्लाइज आर इज एन, ये भी कह सकते हैं, वैसे पूछा नहीं इसके अंदर, इक्विवेलेंस रिलेशन। आर जो होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों चीज़ हमने प्रूव कर दी, एक भी चीज़ अगर ना हो तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट आप वैसे वर्बली वैसे ट्राई करोगे इनको, ठीक है। इसके अंदर कोई प्रूफ वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ट्राई करना है फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड भी आप अपने आप करोगे। थर्ड जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट है उस जैसा है ये, ठीक है, ये आपको अपने आप करना है। सेकंड अभी हमने स्किप किया है, फोर्थ अभी स्किप कर रहे हैं, फिफ्थ अभी स्किप कर रहे हैं। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवंथ, ठीक, आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवंथ। देखो सेवंथ क्वेश्चन के अंदर एक रिलेशन आर है, सेट ए क्या दे रखा है इसके अंदर, लाइब्रेरी के अंदर जितनी बुक्स हैं उनका सेट, ठीक है भाई। अब रिलेशन आर को किस तरीके से डिफाइन किया, हम इसको अपने अकॉर्डिंग इसको लिख लेते हैं। रिलेशन आर कहता है हर वो पेयर, पेयर में यहाँ पे बुक है, एक्स भी एक बुक है वाई भी एक बुक है, हर वो दो बुक आपस में रिलेटेड तब मानी जाएगी जब उनके अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स और वाई को ना बुक्स हैं, एक्स को वाई, दो बुक्स का जो पेयर है वो आपस में रिलेटेड कब होगा, व्हेन एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सेम नंबर ऑफ पेजेस, दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ पेज है, ठीक है, तो करेगा। अब इसके अंदर हम लेके चलते हैं रिफ्लेक्सिव,
इस एग्जाम्पल को बड़ी आराम से आप समझ सकते हो, पर फिर भी लिखना कैसे होता है उस पर मैं थोड़ा सिखा रहा हूँ आपको। एक्स कोमा वाई रिफ्लेक्सिव जब होगा जब एक्स, ये दोनों एक्स और वाई की जगह कोई सेम एलिमेंट ही आ जाए। जैसे ये भी एक्स है और इसकी जगह अगर मैं एक्स कर दूं तो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, देखते हैं। एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, बिल्कुल ही सही है। जब सेम ही बुक है तो सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे उसके, जब बुक ही अलग नहीं है तो ऐसे में क्या करते हैं, ए लिख लेते हैं। वैसे हम लिखते हैं हेयर ए एंड ए, लिखेंगे इस चीज को। सेम लिखने से जो प्रॉपर्टी आती बनेगी ना, उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिखना चाहिए एक बार। हेयर ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, उनके अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस है। सेम नंबर ऑफ पेजेस है, दैट इंप्लाइज इनका जो पेयर है ए कोमा ए बिलोंग करेगा आर के अंदर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सेट। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, उसका मतलब आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसके अंदर आता है सिमेट्रिक। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखते हैं, यहीं से पता चल जाता है। अगर इनको इंटरचेंज कर दूं, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दूं, तो मीनिंग पे कोई चेंज नहीं आ रहा। देखो एक्स एंड वाई है सेम नंबर ऑफ पेजेस, या फिर आपका वाई एंड एक्स है सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्या फर्क है? तो सिमेट्रिक तो हो ही जाएगा, पर लिखेंगे कैसे? लेट, हम कोई भी एक पेयर लेके चलते हैं, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, और हम प्रूव कर दे इस चीज को, टू प्रूव बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लेके चलते हैं, दैट इंप्लाइज ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो दैट मीन्स ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। दैट इंप्लाइज ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दैट मीन्स इनको सिमेट्रिक के अंदर उल्टा जरूर करते हैं, क्योंकि हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि उल्टा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो ए कोमा बी को बी कोमा ए कर दिया, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, होता है ऐसा, ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दैट इंप्लाइज हम कह सकते हैं बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक। ऐसे ही सिमेट्रिक प्रूव किया जाता है। अब नेक्स्ट हम करते हैं ट्रांजिटिव। नेक्स्ट हम करते हैं इसके अंदर ट्रांजिटिव। कोई भी दो पेयर लेके चलते हैं, ट्रांजिटिव का अपना मेथड है, लेट ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव बी कोमा, सॉरी टू प्रूव ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आदत पड़ जानी चाहिए कि क्या लिखना है, कैसे प्रूव करना है। अब ए एंड बी है सेम नंबर ऑफ, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स बुक ए एंड बुक बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसी तरीके से दूसरी डेफिनेशन, एंड दूसरे के लिए, दूसरे पेयर के लिए, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, अब दोनों को अगर कंबाइंड करोगे, देखो ए एंड बी के सेम पेज है, बी और सी के सेम पेज है, तो क्या ए और सी के बीच में कुछ रिलेशन नजर आ रहा है आपको? यही करना होता है हमें, बी को एलिमिनेट करना होता है एक तरह से प्रॉपर्टी से। तो एलिमिनेट क्या है, हट ही जाएगा यहाँ पे। जब ए और बी में सेम पेज है, बी और सी में पेज सेम पेज है, तो ए और सी में भी सेम ही पेज हो जाएंगे। दैट मीन्स ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, जब इनके अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस है, दैट मीन्स ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव। फिर फाइनली
आर जब ट्रांजिटिव हो गया तो अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा है तो लिख दो, तो दैट इम्प्लाइज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बस मैंने आपको कैसे डेफिनेशन लिखती है, कैसे हम उस चीज़ को प्रूव करते हैं, क्या मेथड चलता है, क्या स्टेप्स चलते हैं, वो मैंने आपको बताया इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड हमने एक एग्जाम्पल भी किया था। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, तो बोर्ड में आया हुआ है कई बार ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं। इसके अंदर हमें ए सेट दे रखा है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं इसके अंदर क्या दे रखा है, 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि पहले एक बार जो रिलेशन है उसको एक बार अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर लेते हैं। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। कब बिलोंग करता है, जब, ऐसे लिख लेना चाहिए हमें वैसे हर क्वेश्चन में, जब ए माइनस बी का मोड जो है वो इवन होगा। इवन को थोड़ा अलग वे में समझना आप। इवन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि इसका मतलब जब ए माइनस बी का मोड जो है वो इवन होगा, मतलब 2 का मल्टीपल होगा। 2 का मल्टीपल होगा तो कैसे होगा, वो 2p के इक्वल होगा। इस तरीके से भी इस बात को हम लिख सकते हैं। ठीक है, इवन होगा तो 2 का मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल होगा तो क्या होगा, 2p होगा। ऐसे भी इस बात को समझ सकते हैं। अब ए सेट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो हम इस सेट को, इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं सारे पेयर को। वन सबके साथ पेयर बनाएगा, पर वो पेयर आर में आएगा जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो वन के साथ किसका डिफरेंस इवन आता है, तो वन के साथ वन का डिफरेंस करेंगे इवन आएगा। वन के साथ 3 का डिफरेंस करेंगे इवन आएगा। वन के साथ 5 का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। ऐसे ही 2 के साथ खुद का करेंगे तो इवन आएगा। 2 के साथ 4 का करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। ऐसे ही 3 के साथ 1, 3 के साथ 3 एंड 3 के साथ 5। ऐसे ही 4 के साथ 2, ठीक है, 4 के साथ 4 कोई रह ना जाए। ठीक है, ऐसे ही 5 के साथ 1, 5 के साथ 3, 5 के साथ 5। हमने सब पे जाके चेक किया, पर यहाँ वो लिखे हैं, मैंने 1 को सब के साथ चेक किया। वो पेयर यहाँ पे लिखे हैं जो जिनका डिफरेंस इवन होता हो। ऐसे मैंने 2 को सब के साथ चेक किया, जरूरत वाले पेयर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सबके पास जाके चेक करते हैं। तो हो गया, यहाँ पे हमने इसको कर लिया। अब अगर ये बाद की बातें ना पूछी होती ना तो हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं थी, हम वैसे इसको कर देते। पर फिर भी अब करते हैं, हम एग्जाम्पल की बजाय वैसे चेक कर लेंगे। अगर होगा तो जनरल प्रूफ देंगे, अगर नहीं होगा तो एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, देखो रिफ्लेक्सिव क्या होगा, एक बार यहीं से चेक कर लेते हैं। इस प्रॉपर्टी से चेक हो जाता है। दोनों की जगह सेम एलिमेंट रख दो। अगर दोनों की जगह ए कोमा ए रख दिया जाए, तो ए कोमा ए रखेंगे तो एक तरह से ए माइनस ए रखेंगे तो ए माइनस ए जीरो, जो है जीरो इवन होता है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। इस प्रॉपर्टी को अगर मैं सेम एलिमेंट रखने से, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सेम एलिमेंट रखने से क्या हो रही है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव है ये। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं, हेयर करके डेफिनेशन ही लिखते हैं यहाँ पे। हेयर प्रॉपर्टी लिख देते हैं हेयर, पर दोनों एलिमेंट सेम रख दिए जाते हैं। ए माइनस ए जो होगा वो जीरो होगा, और विच इज इवन, जो कि इवन है। अगर ये इवन है तो दैट मीन्स रिलेशन की प्रॉपर्टी कहती है कि दैट मीन्स ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो दैट implies a comma a belongs to R for all a belongs to A. That implies we can say R is reflexive. R reflexive होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हम करते हैं, नेक्स्ट सिमेट्रिक। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर कोई एक पेयर लेके चलते हैं, हर क्वेश्चन में एक जैसे मेथड है। हेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, वैसे सिमेट्री को मैं यहाँ से एक बार चेक भी कर लेना चाहिए मुझे। सिमेट्री कहता है कि अगर उल्टा करने से, मतलब कि इनके क्या है, पोजीशन चेंज करने से, ए और बी को आपस में इंटरचेंज करने से प्रॉपर्टी पे कोई चेंज ना आए, तो सिमेट्रिक होता है।
अगर a माइनस बी इवन है तो b माइनस ए भी इवन ही होगा, मानते हो? मोड से तो वैसे भी पॉजिटिव ही हो जाना है, बाकी ना भी पॉजिटिव होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर a माइनस बी इवन है तो b माइनस ए इवन ही होगा, कोई भी पेयर आप लेके देख लो, उससे बस इनकी पोजीशन चेंज करने से सिर्फ साइन ही तो चेंज होगा, इवन तो इवन ही रहेगा। जैसे 1,3 कर लो या 3,1 कर लो, ठीक है, कोई भी पेयर ले लो, तो इसका मतलब सिमेट्रिक तो है ही, पर हम उस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या, a कोमा बी बिलोंग्स टू आर, याद रखना प्रूव करते टाइम एग्जाम्पल नहीं देना होता है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो मैं यहाँ से कोई एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढता जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ठीक है। तो टू प्रूव b कोमा a बिलोंग्स टू आर, ठीक है, a कोमा बी बिलोंग्स टू आर हमें प्रूव करना, तो लेके चलते हैं। तो अगर a कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, दैट मीन्स मोड a माइनस बी बिलोंग्स टू आर, that means mod a minus b, sorry, belongs to r नहीं, is even, ठीक है, ये इवन है। तो अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, पहले करके देख चुका हूं, तो भी क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। ऐसा होता है, इंप्लाइज हो गया, अगर नहीं हो रहा होता तो यहाँ पे लिख देते डज नॉट इंप्लाइज, ठीक है, पर हो रहा है ये, तो दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा ऐसे, b कोमा a बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स r इज सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है, सिमेट्रिक भी हो गया भाई। अब तीसरा चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए थोड़ी प्रॉपर्टी हमें लगा के देखनी होती है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, दो पेयर हम लेके चलते हैं, ठीक है, लेट a कोमा बी एंड b कोमा सी बिलोंग्स टू r। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव a कोमा सी बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, a कोमा बी बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स मोड a माइनस बी, ठीक है, इवन होगा, इवन का मतलब क्या होगा, 2p के इक्वल होगा, मैंने वो भी लिखवा दिया था पहले, 2p के इक्वल होगा, एंड मोड b माइनस सी वो किसके इक्वल होगा, 2q के इक्वल होगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के अंदर ट्रांजिटिव प्रूव करते टाइम जब हमारे पास दो चीजें आ जाए, वैसे b को हमें एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। b कैसे एलिमिनेट होगा, पहले तो मोड हटाओ यहाँ से, क्या आएगा ऐसे, दैट मीन्स a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2p एंड b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2q। अब b कैसे हटेगा, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2p प्लस माइनस 2q, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, इसके अंदर b से b कैंसिल आउट, दैट इम्प्लाइज a माइनस सी इज इक्वल्स टू 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि हमें इसको इवन प्रूव करना है, प्लस माइनस 2p प्लस माइनस p प्लस माइनस q। हमें तो इसको इवन प्रूव करना होगा, ये 2 का मल्टीपल आ गया तो इवन ही हो गया, और मोड और ले लेते हैं, बल्कि प्लस माइनस को भी हम बाहर कॉमन ले लेना चाहिए था हमें, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस भी बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस माइनस 2 और यहाँ कितना हो जाए, p प्लस q हो जाएगा, ठीक है। हमें मोड चाहिए यहाँ पे, तो मोड लगा लेते हैं, दैट मीन्स मोड a माइनस सी, ठीक है, मोड लगेगा यहाँ पे, 2 तो मोड से बाहर ही आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस ही हो जाएगा, 2 मोड p प्लस q ये आ जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि a माइनस सी इज इवन, मोड a माइनस सी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अब अगर ये इवन हो जाता है, ठीक है, अब अगर ये इवन हो जाता है तो दैट मीन्स इसका जो पेयर है a कोमा सी आर के अंदर बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। अब ये r के अंदर बिलोंग कर जाएगा, तो दैट मीन्स, ठीक है, अगर ये r के अंदर बिलोंग कर जाता है तो दैट इम्प्लाइज r इज, ये लिख देते हैं चलो, दैट इम्प्लाइज r इज ट्रांजिटिव। अब तीनों चीज हो गया, तो दैट इम्प्लाइज r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, r क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ एडिशनल बातें और प्रूव करने के लिए पूछी गई, के लिए बोला गया है, तो देखो वो हमारा रोस्टर फॉर्म से क्लियर हो जाएगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल में भी किया था। अब हमें ये कहना है कि जो 135 एलिमेंट है,
ठीक है, वो किससे, अपने खुद से ही कनेक्टेड रिलेटेड है। और जो 2,4 है वो किससे रिलेटेड है, वो भी अपने आप से है। पर कह रहे हैं कि 135 है वो 24 से रिलेटेड नहीं है। ये बात हमें रोस्टर फॉर्म को देखते ही पता चल रहा है। ठीक है, तो यही जो सारी बात है हम सीधा यहाँ पे लिख देते हैं, इट फ्रॉम रोस्टर फॉर्म ऑफ, ये लाइन लिख देंगे, फ्रॉम रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन आर, रिलेशन आर। ठीक है, इट कैन बी सीन दैट, जो लाइनें लिखी है ना वो सारी की सारी लाइनें यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, बड़ी आराम से बात देखी जा सकती है कि रोस्टर फॉर्म से कि ये इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं इसके अंदर बड़ी आराम से। ठीक है, क्लियर। तो ठीक है, आज का हम इतना ही करते हैं। अब मैं आपको कुछ एक दो क्वेश्चन घर से करने के लिए देता हूँ, आपको जो होमवर्क में करने हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 9th है, 9th का फर्स्ट पार्ट स्पेशली, अभी जो पिछला क्वेश्चन जो हमने किया है सेम वैसे ही हो जाएगा। 9th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हमारा ए सेट जो है, पहले तो ए सेट हो जाएगा इंटीजर 0 से लेके 12 तक। तो 0 1 2 कहाँ तक, 12 तक। ठीक है, तो उसके बाद फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। इस बार क्या बोला हुआ है, ए कोमा बी आर के अंदर तब बिलोंग करेगा जब मोड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4q के इक्वल है, 4p के इक्वल है। इसी बात को यूज करते हुए आप इसको करोगे प्रूव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करोगे, सेम पिछले वाले क्वेश्चन को 8 क्वेश्चन को माइंड में रख के करोगे। ठीक है, तो उसको आप उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है 9th क्वेश्चन के अंदर। आप डायरेक्ट ही जो पिछले वाला क्वेश्चन है तो इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा। सेकंड पार्ट तो वैसे ही आसान है। ठीक है, 9th क्वेश्चन आपको अपने आप ट्राई करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कोई और कर सकते हो क्या। चलो, कुछ क्वेश्चन मैंने पहले भी करने के लिए दिए थे, फिलहाल इतना ही आप इसके अंदर कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।